क्लास स्टूडेंट बेटा, आज हमारा ये वीडियो जो है वो हमारी आपकी थर्ड जो बुक है एनसीईआरटी की हिस्ट्री की, उसका फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि चैप्टर नंबर 10। ठीक है, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उपनिवेशवाद और देहात। जैसा कि आपको चैप्टर के नेम से ही पता लग रहा है, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या होता है? जब कोई देश दूसरे देश को अपने अधीन कर लेता है, उसके संसाधनों को, उसकी पॉपुलेशन को अपने अधीन कर लेता है, तो वो वहाँ पर अपना उपनिवेश स्थापित कर लेता है, यानी किसी दूसरे देश के अंडर में काम करना, उसके अंडर में आ जाना। फिर दूसरा है देहात। देहात होता है गांव। उस समय पर जब औपनिवेशिक शासन था, यानी कि दूसरे देश के लोगों का शासन भारत पर था, उस समय पर यहाँ के जो देहात हैं, यहाँ के जो गांव हैं, वो किस प्रकार के थे? सरकारी अभिलेखों का अध्ययन नीचे दिया गया है। सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। सरकारी अभिलेख, अंग्रेज जब भारत में आए थे, जब हमारे यहाँ पर औपनिवेशिक शासन था, तो अंग्रेज़ों ने यहाँ के कला के बारे में, संस्कृति के बारे में, व्यापार के बारे में, यहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में, यहाँ के ज़मीन के बारे में हर एक चीज़ जो है वो अभिलेखित की, यानी कि उसको लिख के रखने का एक जो चलन है वो स्टार्ट किया। और इन्होंने जो है अभिलेखागार बनाए और उसके अंदर इन अभिलेखों को सुरक्षित रखा गया। तो उसका अध्ययन भी हम इस लेसन में करेंगे। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि औपनिवेशिक शासन का अर्थ उन लोगों के लिए क्या था जो देहात में रहते थे, यानी कि गांव में जो लोग रहते थे, उनके लिए क्या मायने थे औपनिवेशिक शासन के। इस अध्याय में आप बंगाल के ज़मींदारों से मिलेंगे। याद रखना है आपको, लेसन नंबर 10 में आप बंगाल के ज़मींदारों से मिलेंगे। राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा करेंगे, जहाँ पहाड़ियाँ और संथाल लोग रहते थे। पहाड़ियों की यात्रा, पहाड़ों में रहने वाले जो लोग हैं उनको पहाड़िया बोलते हैं, या जो आदिवासी लोग हैं उनको पहाड़िया बोलते हैं या संथाल बोलते हैं। ये एक जाति है, आदिवासी जाति है संथाल, जो उस समय पर पहाड़ों पर रहती थी, जंगलों में रहती थी। फिर वहाँ से दक्कन की ओर आगे बढ़ेंगे। आप यह देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देहात में अपना राज कैसे स्थापित किया था, अपनी राजस्व नीतियों को कैसे कार्यान्वित किया था। राजस्व नीतियाँ यानी कि कर इकट्ठा करने की जो नीति उन्होंने बनाई थी कि किस प्रकार से इन लोगों से कर इकट्ठा करना है। भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों के लिए इन नीतियों का क्या मतलब था? भिन्न भिन्न वर्ग यानी कि जो गांव में रहने वाले लोग थे, उसमें ज़मींदार थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, उनके लिए क्या अर्थ थे। उन्होंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे बदल दिया। राज्य यानी सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के जन साधारण के लिए अनेक परिणाम होते हैं। वे कुछ हद तक निर्धारित करते हैं कि उन कानूनों के परिणाम स्वरूप कौन पहले से अधिक धनवान बनते हैं। राज्य सरकार कोई भी कानून बनाती है तो उसका परिणाम जो है वो आम जनता के ऊपर ज़रूर पड़ता है, और वो ये निर्धारित करने में सक्षम होते हैं कि कौन ज़्यादा गरीब हो गया और कौन ज़्यादा अमीर हो गया और ज़्यादा धनवान हो गया। इन नीतियों का प्रभाव क्या पड़ता है? किसे नई ज़मीन मिल जाती है और कौन अपनी उस ज़मीन को खो बैठता है जिस पर वह रहता और गुजर बसर करता था। किसानों को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तब वे कहाँ किसके पास जाते हैं। आप यह भी देखेंगे कि लोग कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर होते हुए भी ऐसे कानूनों का विरोध करने से नहीं हिचकते थे जिसे वह न्यायपूर्ण समझते थे। ऐसा करते समय लोग यह भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करते थे कि कानून किस प्रकार लागू किए जाने चाहिए, और इस प्रकार वे उनके परिणामों में कुछ फेरबदल कर देते थे। तो आप इस लेसन के माध्यम से और क्या जानेंगे कि उस समय जो देहात के लोग थे उनके लिए जो सरकार के द्वारा नीतियाँ बनाई जाती थी, उन नीतियों का अलग अलग महत्व होता था, अलग अलग मतलब निकालते थे वो लोग, और कई बार वो उन नीतियों में फेरबदल करने के भी पक्षधर होते थे। ठीक है, तस्वीर के माध्यम से भी आप देख पाएंगे कि कपास गांव से मंडी ले जाई जा रही है। यह चित्र 20 अप्रैल 1861 के लंदन न्यूज़ में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो आपको चित्र से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको ये चित्र भी ध्यान से देखनी है।
आप उन स्रोतों के बारे में भी जान पाएंगे जो हमें इन इतिहासों के बारे में बताते हैं। तो इतिहास के बारे में या औपनिवेशिक शासन के बारे में हमें किन स्रोतों से पता चलता है, क्वेश्चन बन जाता है। साथ ही इन समस्याओं के बारे में भी जो इतिहासकारों के सामने इस संबंध में उपस्थित होती है, राजस्व अभिलेखों, सर्वेक्षणों, पत्र पत्रिकाओं, सर्वेक्षकों, यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरणों, जांच आयोगों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो औपनिवेशवाद के बारे में जानने के लिए कौन से स्रोत आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बन रहा है। तो उसमें राजस्व अभिलेख, सर्वेक्षण, पत्र पत्रिकाएं, सर्वेक्षकों एवं यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरण, जांच आयोगों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट आदि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा, आप जैसा कि मैंने लेसन के स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें आप बंगाल के ज़मींदार के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम पेज नंबर 258 पे शुरू करने जा रहे हैं, बंगाल के ज़मींदार। जैसा कि आप जानते हैं कि औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। यही वह प्रांत था जहां पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयत्न किए गए। तो औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुआ? बंगाल में, आपको याद रखना है। और सबसे पहले नई व्यवस्था कहाँ लागू की गई? बंगाल में। आइए देखें कि कंपनी शासन के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल में क्या हुआ। कि जब औपनिवेशिक शासन यानी कि जब अंग्रेज़ भारत में आए थे तो सबसे पहले उन्होंने बंगाल में नीतियाँ लागू करने की कोशिश की, बंगाल में नई व्यवस्था लागू करने की कोशिश की। तो उसमें बंगाल के अंदर क्या क्या हुआ हम इस पेज पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो राजा शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? राजा शब्द का प्रयोग जो है शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया जाता था। यहाँ हम बर्दवान में की गई नीलामी की एक घटना का जिक्र करेंगे। बर्दवान, आपको याद रखना है, बर्दवान में की गई नीलामी की एक घटना। 1797 में बर्दवान, आज के बर्धमान, जिसको बर्धमान बोला जाता है, में एक नीलामी की गई। यह बड़ी सार्वजनिक घटना थी। बर्दवान के राजा द्वारा धारित अनेक महाल भूसंपदाएं बेचे जा रहे थे। सन 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू हो गया। यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपका कि इस्तेमारी बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो आपको याद रखना, इम्पोर्टेंट डेट है सन 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त। इस्तेमारी बंदोबस्त को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। चूंकि बर्दवान के राजा पर राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया थी, इसलिए उनकी संपदाएं नीलाम की जाने वाली थी। नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए थे और संपदाएं सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दी गई। लेकिन कलेक्टर को तुरंत ही सारी कहानी में एक अजीब पेंच दिखाई दे गया। उसे जानने में आया कि उनमें से अनेक खरीदार राजा के अपने ही नौकर या एजेंट थे और उन्होंने राजा की ओर से ही ज़मीनों को खरीदा था। नीलामी में 95%, 95% से अधिक बिक्री फर्जी थी। वैसे तो राजा की ज़मीनें खुले तौर पर बेच दी गई थी, पर उनकी ज़मींदारी का नियंत्रण उसी के हाथों में रहा था। राजा कंपनी को राजस्व क्यों नहीं अदा कर पाया था? नीलामी में खरीदार कौन थे? यह कहानी उस समय पूर्वी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा है उसके बारे में हमें बताती है। तो इस कहानी से आपको पता लगा कि जो उस समय की औपनिवेशिक सरकार है वो भारी भरकम राजस्व वसूल करती थी उस समय के ज़मींदारों से, राजाओं से। तो उससे बचने के लिए क्या करते थे? जो राजा थे, ज़मींदार थे, वो लंबे समय तक जो कर है वो पे नहीं करते थे और बाद में क्या करते थे कि अपनी संपदाओं को नीलाम करने की शुरुआत कर देते थे। और नीलामी उनके अपने सेवादार या नौकर ही
उनकी तरफ से उस ज़मीन को खरीद लेते थे, जो कि फर्जी होता था। बाद में उसके ऊपर नियंत्रण उस राजा या ज़मींदार का ही होता था और बाद में वो उसी को हैंडओवर कर दी जाती थी। तो इससे वहाँ पर आपको क्या पता चलता है कि उस समय की स्थिति उस समय के समाज में किस तरह की थी, उसके बारे में आपको पता चलता है। दूसरा देखें, ये यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई गई है और इस तस्वीर के माध्यम से आपको बताया गया है बर्दवान के राजा का डायमंड हार्बर रोड, कलकत्ता स्थित राजमहल। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक बंगाल के बहुत से धनी जमींदारों ने अपने लिए सुंदर विशाल स्तंभों वाले राजमहल बनवा लिए थे, जिनमें नृत्य कक्ष, बड़े बड़े मैदान, शानदार प्रवेश द्वार आदि थे। अभी हम पढ़ेंगे, अभी आपने पढ़ा कि जो इस्तिमरारी बंदोबस्त है वो कब लागू किया गया, कहाँ लागू किया गया। तो जो इस्तिमरारी बंदोबस्त है या स्थायी बंदोबस्त है वो 1793 में लागू किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ठीक है। और ये कहाँ लगाया गया था, बंगाल में। अदा ने किए गए राजस्व की समस्या। अकेले बर्धमान राज की ज़मीनें ही ऐसी संपदाएं नहीं थी कि जो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बेची गई थी। इस्तिमरारी बंदोबस्त यानी स्थायी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी। ब्रिटिश अधिकारी यह आशा करते थे कि स्थायी बंदोबस्त लागू किए जाने से वे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी जो बंगाल की विजय के समय से ही उनके समक्ष उपस्थित हो रही थी। 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी थी क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहे थे। तो जो अकाल है वो कहाँ पड़ा, बंगाल में, ठीक है। और 1770 के दशक में जो भयंकर अकाल है वो बंगाल में पड़ रहे थे, जिसके कारण बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई थी। उनकी जो पैदावार है वो लगातार घट रही थी, जिसके कारण जो संसाधन है वो विकसित नहीं हो पा रहे थे। इसलिए कृषि में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा और ऐसा तभी किया जा सकेगा जब संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लिए जाएंगे और राजस्व मांग की दरों को स्थायी रूप से तय कर दिया जाएगा, ठीक है। राजस्व मांग की दरों को स्थायी रूप से तय कर दिया जाएगा। यदि राज्य सरकार की राजस्व मांग क्या होती है, जो कर मांगा जाता है, स्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई तो कंपनी राजस्व की नियमित प्राप्ति की आशा कर सकेगी। उद्यमकर्ता जो उद्योग स्थापित किए थे, जिन लोगों ने अपनी पूंजी निवेश से एक निश्चित लाभ कमाने की उम्मीद रख सकेंगे, क्योंकि राज्य अपने दावे में वृद्धि करके लाभ की राशि नहीं छीन सकेगा। अधिकारियों को यह आशा थी कि इस प्रक्रिया से छोटे किसानों यानी कि योमन और धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। उन्हें यह भी उम्मीद थी कि ब्रिटिश शासन से पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर यह वर्ग कंपनी के प्रति वफादार बनेगा, ठीक है। लेकिन समस्या यह पता लगाने की थी कि वे कौन से व्यक्ति हैं जो कृषि में सुधार करने के साथ साथ राज्य को निर्धारित राजस्व अदा करने का ठेका ले सकेंगे। कंपनी के अधिकारियों के बीच परस्पर लंबे वाद विवाद के बाद बंगाल के राजाओं और तालुकदारों के साथ इस्तिमरारी बंदोबस्त लागू किया गया। बंगाल के राजाओं और तालुकदारों के साथ जो इस्तिमरारी बंदोबस्त है वो लागू किया गया और उन्हें सदा के लिए एक निर्धारित राजस्व मांग को अदा करना था। इस परिभाषा के अनुसार जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं था, बल्कि वह राज्य का राजस्व समाहर्ता यानी संग्राहक मात्र था। जमींदार मीन्स राजा। जमींदारों के नीचे अनेक, कभी कभी तो 400 तक गांव होते थे, ठीक है। कंपनी के हिसाब से एक जमींदारी के भीतर आने वाले गांव मिलाकर एक राजस्व संपदा का रूप ले लेते थे। कंपनी समस्त संपदा पर कुल मांग निर्धारित करती थी।
तदोपरांत जमींदार यह निर्धारित करता था कि भिन्न भिन्न गांवों से राजस्व की कितनी कितनी मांग पूरी करनी होगी। फिर जमींदार उन गांवों से निर्धारित राजस्व राशि इकट्ठी करता था। जमींदार से अपेक्षा की जाती थी कि वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व राशि अदा करेगा और यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी संपदा नीलाम की जा सकेगी। अब यहाँ पर एक और वर्ड आया है ताल्लुकदार। ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो। आगे चलकर ताल्लुक का अर्थ क्षेत्रीय इकाई का हो गया। तो यहाँ पर एक चित्र भी दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। ये चित्र है चार्ल्स कॉर्नवालिस का। 1785 में थॉमस गेंसबोरो द्वारा चित्रित चित्र अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना का कमांडर था। जब 1793 में बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो आपको याद रखना है किस गवर्नर जनरल के अंडर जो इस्तेमारी शासन है वो बंगाल के अंदर लागू किया गया, तो वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखना है कॉर्नवालिस बंगाल में 1793 में। ठीक है बेटा, बाकी कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।